नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। पटवारी परीक्षा का रिव्यू लेकर आज हम आए हैं। 24 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट की बात करने वाले हैं। तो किस प्रकार से आज की शिफ्ट का पैटर्न रहा, जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो गाइस, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बात करते हैं। और हम हर शिफ्ट में हम देख रहे हैं कि जो आर्ट एंड कल्चर है मध्य प्रदेश का उससे क्वेश्चंस बन रहा है। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में बिना मीनारों की एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ पर है, तो वो है चंदेरी, जो कि अशोकनगर में पड़ता है। और इसकी जो नींव है गयासुद्दीन बलबन ने रखी थी। ठीक है, गुलाम वंश में एक शासक रहा है बलबन, उसने रखी थी। तीन जो संगमरमर है की गुंबद नुमा आकृति है और लगभग 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके इतने फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से लगती है, तो वो है बालाघाट। अब यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आया है तो निश्चित रूप से बाकी के भी आपको कवर कर लेना है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कुल 6 जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। हम बात करें सिंगरौली की, तो सिंगरौली की जो सीमा है छत्तीसगढ़ और यूपी से लगती है। हम बात करें अलीराजपुर की, तो अलीराजपुर की सीमा गुजरात और मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है। और बात करते हैं हम अगर शिवपुरी और मुरैना, 2 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा जो है राजस्थान और यूपी से लगती है। और इसी प्रकार जो झाबुआ है उसकी सीमा जो है गुजरात और राजस्थान से लगती है। तो ये अब हमको 6 जिले भी याद रखना है। अब अगला प्रश्न हम अगर इसमें बढ़ें क्वेश्चंस की ओर, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर जो है सेंसस से कंटिन्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के लेवल के हो या इंडिया लेवल का हो। तो हमें यहाँ पर सेंसस भी अच्छे से पढ़ लेना है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जो मध्य प्रदेश की आबादी है 726,809 है। ठीक है, आप इसको करोड़ों में बोल दीजिए। और जिसमें से महिलाओं की संख्या जो है 3,50,14,503 है। अब आप इसमें से माइनस कर दोगे तो पुरुषों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको याद रख लेना। वृद्धि दर की बात करें तो महिलाओं की जो वृद्धि दर है वो 21.1% है और पुरुषों की जो वृद्धि दर थी 19.6 थी और ओवरऑल जो वृद्धि परसेंट थी वो थी 20.3%। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत की कुल जनसंख्या में इसका योगदान था 6%। ठीक है, इतनी भी बातें याद रखनी है। सेंसस के ऊपर डेफिनेटली हम एक वीडियो लेकर आएंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको किस प्रकार से याद करना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो अगर आप राजमार्ग से उमरिया जा रहे हैं तो कौन सा नेशनल पार्क सबसे पास रहेगा। तो अगर हम लोकेशन, अगर नेशनल पार्क की लोकेशन हमारे दिमाग में फिट है तो वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उमरिया जिले में पड़ता है। इतनी बातें हमें इसके बारे में याद रखना चाहिए। और बंगाल बाघ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और 1993 में इसको टाइगर रिजर्व का जो है दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चंबल मध्य प्रदेश के किन राज्यों से बहती है, ये प्रश्न आया है। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दोनों शामिल थे या एक शामिल था। तो चंबल मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में होते हुए उत्तर प्रदेश में जो है यमुना नदी में मिल जाती है, तो ये उस राज्य में भी बहती है। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर जो है कंटिन्यूसली जो एनिशियन हिस्ट्री है स्पेशली पूछा जा रहा है, कभी सिंधु घाटी सभ्यता से कभी वैदिक से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो जनरली इनका मुख्य भोजन जो था, क्योंकि गाय को उस समय बहुत आज भी माना जाता है, उस समय भी जो है बहुत महत्व था, तो दूध घी दही या हो सकता है इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन रहा होगा था। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था और पितृसत्तात्मक जो है समाज रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति करता है, जो कि पदेन होते हैं। संजय डुबरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। नेशनल पार्क से फिर क्वेश्चंस बन रहा है, बिल्कुल ऊपर ऊपर ही बन रहा है, ज़्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सिंगरौली है। और दूसरी शिफ्ट में भी कान्हा वगैरह से पूछा गया है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो नेशनल पार्कों को एक बार जरूर रिवाइज करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। 2022 में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी। तो ये इटली की थी। अगला प्रश्न जो था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पूछा गया था। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन था, अभी हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि स्वतंत्रता के समय भारत जो है आरबीआई के गवर्नर कौन रहे थे, भारतीय आरबीआई के गवर्नर कौन थे।
तो चलिए, आरबीआई से क्वेश्चंस आया है, मतलब दूसरे शिफ्ट में भी चांसेस है, तो हम आरबीआई के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पड़ता है मुंबई में। ठीक है, इतना ध्यान रखना हो। आरबीआई की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा आरबीआई की स्थापना मानी जाती है। मतलब जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तो उसमें आरबीआई का प्रस्ताव रखा गया था। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था 1 जनवरी 1949 में और इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, सर ऑसबर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे और इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सर सीडी देशमुख। और इस स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी जब देश आज़ाद हुआ था तो इसके पहले गवर्नर सीडी देशमुख ही थे, अर्थात यही थे, इसी समय देश आज़ाद हुआ था। और आरबीआई के सबसे लंबे कार्यकाल के गवर्नर पूछ लिए जाए तो आपको बताना है सर बेनेगल रामाराव और सबसे युवा गवर्नर जो है रघुराम राजन। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम समझते हैं कि माधवराव सिंधिया का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न आया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता है, तो 10 मार्च 1945 को जो है मुंबई में इनका जन्म हुआ था। एक क्वेश्चन जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित पूछा गया था। किस प्रकार का क्वेश्चन था ये तो अब हम नहीं कह सकते, बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे लंबे समय तक अभी तक जो प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान है इन्हीं के नाम पर है और इन्हें 1955 में भारत रत्न दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था इनके टाइम पे जो प्रारंभ हुई थी और अब तक के सबसे बड़ा जो है एक अच्छा कदम माना जाता है। और नेशनल हेराल्ड जो है अखबार भी ये निकालते थे। इनके शमशान घाट वाले जो स्थल है उसको शांतिवन कहते हैं। ठीक है, अगर इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं जवाहरलाल नेहरू से, हमने वो बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से, 2011 जनगणना में मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना था, तो 931 है। तो यहाँ पर फिर से सेंसस पे से क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपको सेंसस जो है बहुत ही अच्छे से करके जाना है। तो लिंगानुपात की जब बात उठी है तो हम आपको कुछ फैक्ट भी बता दें कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का ओवरऑल लिंगानुपात है 931, उसी प्रकार जिले का भी लिंगानुपात निकाला जाता है। तो एक जिला ऐसा है जिसका लिंगानुपात भी 931 है, तो वो जिला है रीवा। आपको याद रखना है क्योंकि में भी आप उससे पूछा जाए। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। और न्यूनतम जो लिंगानुपात वाले जिले हैं वो है भीमुग, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार नगरीय लिंगानुपात 918 है और मतलब नगर का, और ग्रामीण लिंगानुपात 936 है। और भारत का राष्ट्रीय औसत अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लिंगानुपात है 943। इतने फैक्ट याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न पूछते हैं, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो अब हम यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग से संबंधित लगभग जो पूछ सकते हैं, हमें प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिल पाया तो बता देते हैं इसके बारे में आपको क्या फैक्ट याद रखने चाहिए। तो पुष्यमित्र शुंग जो है इन्होंने शुंग वंश के ये संस्थापक रहे हैं। शुंग वंश की स्थापना की थी मौर्य वंश के अंतिम जो शासक थे बृहदत्त की हत्या करके। ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, मुख्य रूप से उज्जैन के निवासी थे। पीएससी में पूछा जा चुका है। जब ये शुंग वंश की स्थापना करते हैं तो पाटलिपुत्र के साथ इनकी राजधानी विदिशा भी होती है, क्योंकि ये बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। और इनके बारे में विवरण मिलता है कि इन्होंने एंडो ग्रीक शासक मिनांडर जो जिसको मिलिंद पनो भी कहते थे उसको हराया था, डिमेट्रियस को हराया था, उस पर आक्रमण किए थे। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इनके राज दरबार में पतंजलि जो है नाम के ऋषि रहते थे जो कि मेडिसिन्स वगैरह में विख्यात थे। और इन्होंने जो है 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी संपन्न कराया है। और भरूत स्तूप जो कि सतना में है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों में हम इसको पढ़ते हैं, उसका निर्माण भी इन्होंने करवाया था। और साथ में जो अशोक ने सांची में जो बनवाया था, सांची स्तंभ जो बनवाया था, तो इनके टाइम पर वहाँ पर जो है पाषाण वेदिका भी स्थापित की गई थी। तो इतने हमें ध्यान रखना है। और अयोध्या अभिलेख है जिसमें पुष्यमित्र शुंग के विषय में हमको जानकारी मिलती है। तो इतने फैक्ट पुष्यमित्र के बारे में आपको ध्यान रखना है। मे बी यहीं से कोई से क्वेश्चंस बना होगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी से संबंधित था। अब मुगल सल्तनत में कई फेमस उत्तराधिकारी हुए हैं, इसको याद करने की हम ट्रिक बताते हैं। भाजी, सब्जी,
फॉर माँ साहब, ठीक है, डबल एम माँ साहब। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब जो है मुगल सल्तनत के उत्तराधिकार रहे, जिसमें बाबर तो संस्थापक रहा है, इसके बाद हुमायूं आया है, फिर अकबर आया है, फिर अकबर के बाद जहांगीर आया है जिसको सलीम भी कहते थे, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है, जहांदर शाह, फर्रुख शियर, मोहम्मद शाह, इस प्रकार से जो है शासक आते हैं। इसके बारे में हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो सकता है क्वेश्चन पूछा गया हो, शाहजहां से के संबंध में पूछा गया हो, तो वो कहना मुश्किल है कि किस प्रकार का प्रश्न आया था। तो इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट नोट बनाया जिसमें मुगल साम्राज्य के सभी शासकों की हमने बात की है, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो अब जब भी आपको एग्ज़ाम देने जाना है मध्य प्रदेश के, आपको प्रमुख व्यक्तित्व पता होने चाहिए, ठीक है, इसके प्रमुख व्यक्तित्व आपको पता होने चाहिए। तो हम अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो हमें पता है इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था और ये भारत के 3 बार जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिसमें सबसे पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो मात्र 13 दिनों के लिए बने थे। इसके बाद 1998 से बहुत छोटे कार्यकाल के लिए फिर से बने थे और फिर फाइनली 1999 से 2004 के बीच में ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 10 बार लोकसभा से और 2 बार राज्यसभा से जीत चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी तो इसके विदेश मंत्री थे और 1980 से 86 तक भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। अगर बात करें तो ये कविताएं बहुत अच्छी लिखते थे। इनकी प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो मेरी 51 कविताएं, कविराज की कुंडलियां, मृत्यु अथवा हत्या, अमर बलिदान इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो यहाँ पर हमने इनकी कविताओं को लिख दिया है अच्छे से। केदी कविराय की कुंडलियाँ, मृत्यु या हत्या, अमर आग है, संसद में 3 दशक, अमर बलिदान, मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रपटीली राहें, रग रग हिंदू मेरा परिचय, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्मदिन है 25 दिसंबर, इसको राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हो। और 2015 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय प्रकार की चट्टानें है। चट्टानें बेसिकली 3 प्रकार की होती है, आग्नेय प्रकार की चट्टानें, अवसादी चट्टानें और मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टानें। तो ये चीज़ें याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस के क्वेश्चंस थोड़े से एकदम एक्यूरेट नहीं मिल पाए हैं, नहीं तो हम इसका आंसर ज़रूर करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है ऑप्शंस पर भी डिपेंड करते हैं और उसके बारे में, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस देख के आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। चलिए दांत को मजबूत करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। कवक फंगस से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। कवक को ही वैसे फंजाई बोलते हैं इंग्लिश में। कवक अपना भोजन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऊर्जा स्थानांतरित कैसे होती, मीथेन का सूत्र पूछा था जो कि CH4 होता है। कवक जनित रोग पूछे गए हैं। देखो सुबह की शिफ्ट में बैक्टीरिया से संबंधित रोग पूछा था, कवक से जनित रोग आए हैं, तो ये देखना है पड़ेगा। SI मात्रक पूछा गया है, फिर से हमेशा SI मात्रक अभी तक पूछ रहे हैं। जी किसने दिया था पूछा गया। आंसू वाली गैस पूछी गई है, जनरली अमोनिया युक्त होता है। दंत शरण को कैसे रोका जा सकता है और दर्पण का सूत्र पूछा गया था। अब हम बात करें कंप्यूटर की, तो MS एक्सेल से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि रो एम कॉलम को मिलाने से क्या बनता है, तो हम सबको पता है सेल कहते हैं इसको। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था। टेक्स्ट को किसी दूसरी जगह जो है टेक्स्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज करते हैं। हाइड करने के लिए कौन सी की का उपयोग करते हैं और PPT से क्या अभिप्राय है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। 2010 में विंडोज में एक्सेल का एक्सटेंशन पूछा गया है और GUI का पूरा नाम मेमोरी नेटवर्किंग वेब ब्राउज़र इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्यूटर में पूछे गए थे। हिंदी की बात करें अगर हम, तो छंदों के बीच में रुकने को क्या कहते हैं, यति या विराम कहते हैं। रस छंद अलंकार से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। समाज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, विलोम शब्द, अनेक वाक्य, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, कर्मवाच्य, पर्यायवाची, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हिंदी भी जनरली कॉमन ही है। अब हम बात करें प्रबंधन की, तो प्रबंधन का उद्देश्य क्या है, एक प्रश्न ये पूछा गया था। निचले स्तर पर मार्केटिंग की जा रही तो ऊपर वाले कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार के लगभग क्वेश्चंस था। कथन से प्रश्न था। विपणन, स्टॉफिंग, नियंत्रण, नियोजन, इकोनॉमिक प्रबंधन, परिभाषा, उपभोक्ता संगठन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और टेलर का सिद्धांत जो है पालन नहीं करता, कुछ इस प्रकार से प्रश्न मैनेजमेंट में पूछा गया था। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में इतनी ही बातें हैं। फिर से हम कहना चाहेंगे रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की बात हमने यहाँ पर नहीं की है, क्योंकि हर वीडियो की तरह ये चीज़ भी कॉमन ही है। सो गाइज, अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के सजेशन आप दे सकते हैं जिससे हम हमारे इस वीडियो को और बेहतर कर पाए। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।